ये हमारी जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है। अभी हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीएम से रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी, और ऑलरेडी कुछ कुछ आ चुके हैं। तो ठीक है, वही हम कवर करेंगे आज के। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका लेक्चर का कि कंप्लीट कवरेज ऑफ पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। As per Article 75(3), Subclause 3, Constitution of India, Council of Ministers collectively responsible to। आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, किसके प्रति वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट भी लिखा रहता ना और अलग से एक लोकसभा लिखा रहता, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकसभा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो आपको लोकसभा ही आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जितने भी मिनिस्टर बनते हैं सेंट्रल लेवल पे, पीएम प्लस सारे मिनिस्टर वो किसके प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं? ठीक है, वो करते हैं जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है 75 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पे। 75 के सब क्लोज 2 के अंदर मेंशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे ये ऑफिस होल्ड करते हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जब तक इनकी मेजोरिटी रहती है, मेजोरिटी होती है, उसके बिहाफ पे चलते हैं। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को तो वो उनको हटा सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बताता है प्रेसिडेंट को। और बट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में लिखा है प्रेजर एब्सोल्यूट नहीं है जो प्रेसिडेंट का, जिसके बिहाफ पे ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, वो एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, आर्टिकल 77 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 77 किससे डील करता है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस से, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी से, अपॉइंटमेंट से, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ऑर्डिनेंस पर टू प्रोमोगेट करने से। तो ये करता है आर्टिकल 7 जो बिजनेस गवर्नमेंट के कैसे कंडक्ट होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये अपना प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसमें जो बिजनेस होगा वो कंडक्ट कैसे होगा। अब उसमें कुछ सब क्लॉज है, सब क्लॉज देख लेते हैं। 77 का जो 1 है वो कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं ना, वो लिए जाने चाहिए इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सब क्लॉज 1 हो गया 77 का। ये बिजनेस कैसे कंडक्ट किया है गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड सब क्लॉज 1। 2, प्रेसिडेंट बनाता है रूल अलोकेशन ऑफ बिजनेस अमंग द मिनिस्टर। ठीक है, सब क्लॉज 2 खत्म हो गया। रूल और कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961। तो ये तीन सब क्लॉज है उसके अंदर। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे लिए जाएंगे सारे काम, मतलब उनके नाम पे लिखे जाएंगे। और दूसरा, अलोकेशन ऑफ बिजनेस के लिए रूल बनाए गए। और दूसरा, ये जो रूल्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 1961 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा उससे रिलेटेड आर्टिकल 77। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 78 पे। ठीक है, आर्टिकल 78 किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 78 डील करता है कि प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है विद रेस्पेक्ट टू प्राइम प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज विद रेस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट के साथ डील करता है आर्टिकल 78। अब ड्यूटीज किस तरीके की होंगी मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखना सारे के सारे डिसीजन काउंसिल मिनिस्टर में क्या लिए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, इंफॉर्मेशन फर्निश करना, मतलब जब भी प्रेसिडेंट उनसे बोलेगा किसी अफेयर पे लेके कि इसका मुझे इन्फॉर्मेशन दो, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये उसकी ड्यूटी है पीएम की। ठीक है, तीसरा, सबमिट करना मैटर ऑन विच ए मिनिस्टर हैज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय काउंसिल इफ प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट। अगर प्रेसिडेंट ने बोला है कि इस मैटर पे इस मिनिस्टर से मतलब इस मिनिस्टर से कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है काउंसिल के इस मीटिंग मैटर पे लेके, तो वो भी उसको साथ कन्वे करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्मूथ कम्युनिकेशन होगा बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तीनों आर्टिकल कवर हो गए। 74 75 में कल बता दिया था, आज 77 बता दिया, 78 बता दिया। 76 रहता है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से लेक्चर बनाओ। ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज यूनियन मिनिस्टर बना दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया है, बट इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम पीरियड।
किसी पर्सन को मिनिस्टर बना दिया गया है बट उसके पास उस टाइम पे ना तो लोकसभा की मेंबरशिप है ना राज्यसभा की मेंबरशिप है, तो उसको कितने टाइम के अंदर किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। तो वो टेन्योर है 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उनको ऑफिस खाली करना पड़ेगा अपना। ठीक है, ऐसा 75 के 5 सब क्लॉज के अंदर मेंशन है। ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया, देखो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काफी टाइम हिस्ट्री में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा तो अच्छे से, ऐसा कुछ ऑफिस यूज किया है, टर्म ये यूज की हुई है, बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड? ऑप्शन ए में जैसे मेंशन है, इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। ठीक है, क्रिएटेड अंडर 75 आर्टिकल, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो आता है आर्टिकल 75, उसमें भी मेंशन नहीं है। नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बट एग्जिस्ट बाय पॉलिटिकल कन्वेंशन, पॉलिटिकल कन्वेंशन से एग्जिस्ट करती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। जनरली ऐसे ऐसा वाला जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाला पोस्ट जब दिया जाता है कि जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा था ना, दो कंटेंडर आ जाते हैं कि हमको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, दूसरा बोलता है हमको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तब तब ये वाला सिचुएशन आता है कि एक को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, एक को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर के बाद ही आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जो हायरार्की फॉलो करेंगे वो मेजर पोर्टफोलियो उसको दे दिए जाएंगे, तो एक तरीके से वो अपने आप को फील करता है इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कन्वेंशन है बस। ठीक है, और ऐसा एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे पहले जब देश आजाद हुआ था 1947 से 50 के टाइम पे, और लास्ट जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लालकृष्ण आडवाणी जी 2002 से 2004 के टाइम में। ठीक है, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और लास्ट लालकृष्ण आडवाणी जी रहे हैं, उसके बाद कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है। हाउ मेनी पीपल हैव सर्व्ड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मतलब आज तक कितने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, टोटल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो आज तक की हिस्ट्री में 7 बार लोगों को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। देख लेते हैं, टेबल बने इसलिए बनाया अच्छे से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी ये पोस्ट मेंशन नहीं है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन कवर करा चुका हूं, अगर क्वेश्चन आता है कि मेंशन है नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल जी 47 से 50 नेहरू जी के कार्यकाल में, फिर मोरारजी देसाई जी बने थे 67 से 69 के टाइम में इंदिरा गांधी जी कार्यकाल में, काफी कॉन्फ्लिक्ट चला था उस टाइम पे। ठीक है, तीसरे चौधरी चरण सिंह जी, अब ये जो क्या बोलते हैं जनता पार्टी की गवर्नमेंट होगी ना, इसमें 3 बन के आएंगे, देखना। चौधरी चरण सिंह जी मोरारजी देसाई जी गवर्नमेंट में, फिर ये वाई बी चवन जी को भी मोरारजी देसाई जी गवर्नमेंट में, जगजीवन राम ये भी मोरारजी देसाई जी गवर्नमेंट में, ये 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, देवीलाल 89 में बने थे वीपी सिंह की गवर्नमेंट में, और लालकृष्ण आडवाणी जो लास्ट बने थे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंदर। तो ये अब तक 3 और 2 5 और 2 इससे पहले 7, टोटल 7 आज तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैव बीन मेंबर ऑफ राज्यसभा एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग देयर टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनके पास मेंबरशिप लोकसभा की नहीं थी, राज्यसभा की थी। तो ऐसे कितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं? ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करते थे, तो ऐसे आज तक 4 रहे हैं। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि पहला कौन था जो राज्यसभा का मेंबर था और प्राइम मिनिस्टर बना था, इंदिरा गांधी जी थी। बाकी 3 कौन है दिखा देता हूँ टेबल के थ्रू। ये एच डी देवागौड़ा 96-7 में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो राज्यसभा के मेंबर थे। उनके बाद आई के गुजराल जो बने थे अगले साल उनसे, ये भी राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, और मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा के मेंबर। तो ये 4 पर्सनालिटी हैं ऐसी हैं जो आज तक राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, सिंपल। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? रियल हेड कौन है? मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, डी फैक्टो, डी फैक्टो, समझ गए? डी फैक्टो हेड कौन है गवर्नमेंट का? वो है प्राइम मिनिस्टर। अगर डी जूरे, नॉमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बोल देता है तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म्स को पकड़ना है, उसी से क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, अब ऑप्शन दिए हैं 4, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थ्रू वोटिंग, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, ये वोटिंग नहीं करते हैं,
इसके प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है वही आपस में चूज करके एक बंदे को भेजते हैं कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कराएगा। बट यहाँ पे ऐसे इलेक्शन नहीं चलने लग जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन चल गया। एमपी बन के आते हैं सारे, फिर वो साथ में डिसाइड करते हैं मिलके, मेजोरिटी पार्टी मैक्सिमम मेजोरिटी केस में जो मेजोरिटी होगी वो आपस में, या कोalition होगा जो वो मेजर चूज करेंगे कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर के लिए जाएगा। ठीक है। और उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो इसलिए सी ऑप्शन सही है। इलेक्टेड वाला गलत है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोटिंग नहीं करते इनके इलेक्टिंग के लिए। ठीक है। इलेक्ट नहीं किया जाता, ये चूज किया जाता है। टर्म जो सही होगी चूज करने वाली, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेजोरिटी पार्टी वालों द्वारा इसको। कुछ मतलब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनके लिए मेमोरियल्स बनाए हुए हैं। तो उस मेमोरियल से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो वही मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन है अगला। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे इन चारों मेमोरियल में से कौन सा बनाया हुआ है? जवाहरलाल नेहरू जी के नाम बनाया शांति वन, तो ए का वन होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे बनाया हुआ विजय घाट, ठीक है, बी हो गया, सही है। न्यू दिल्ली के अंदर ही है चारों। इंदिरा गांधी जी के नाम पे बनाया गया शक्ति स्थल। राजीव गांधी जी के बनाया गया है वीर भूमि। ठीक है। मतलब चारों पोस्ट हो गई। जवाहरलाल नेहरू जी के लिए दिल्ली में शांति वन बनाया, लाल बहादुर शास्त्री के लिए विजय घाट, इंदिरा गांधी जी के शक्ति स्थल, राजीव गांधी के लिए वीर भूमि। तो ये मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। एजेंडा जो होता है मीटिंग्स का यूनियन कैबिनेट का, वो कौन प्रिपेयर करता है? किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है एजेंडा प्रिपेयर करने के लिए? जो मीटिंग्स होती है यूनियन कैबिनेट की, तो वो दी हुई है कैबिनेट सेक्रेटरी को। ठीक है। ये पीएमओ के अंदर काम करता है डायरेक्टली। ये हेड होता है सिविल सर्विस बोर्ड का। ठीक है। और ये सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। तो ये इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है प्रोपेगेंडा बनाने की। ठीक है। प्रोपेगेंडा प्रिपेयर करता है ये। जो नोट्स और पेपर्स होते हैं मिनिस्टर को सर्कुलेट करता है, रिकॉर्ड करता है, कम्युनिकेट करता है, कोई डिसीजन लिया जाता है इस कैबिनेट के अंदर। ठीक है। मतलब एक तरीके से इसके पास काफी सारा रोल दिया हुआ है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी दी हुई है। ठीक है। और ये पीएमओ के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के अंदर डायरेक्टली काम करता है। ठीक है। The executive power of every state shall be exercised as not to impede prejudice the exercise of executive power of union। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करेगा ना, वो ऐसे करेगा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के साथ वो इम्पीड नहीं करेगा, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा वहां पे जाके। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? जैसे कि मान लो यूनियन ने बोला कि यहाँ पे एक रोड बनने वाला है, तो वहां पे जाके अपनी तरफ से वो कुछ उस वाले एरिया में एग्जीक्यूटिव, स्टेट वाले एग्जीक्यूटिव कुछ अपना इम्पीड नहीं करेंगे उस वाले एरिया को। ठीक है। तो उसके ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 257 के अंदर। आर्टिकल 257 क्लियरली बोलता है कि जहां पे एक बार यूनियन घुस गया वहां पे एग्जीक्यूटिव को, स्टेट वाले को नहीं घुसना है। ठीक है। सिंपल है, ये 257 था इसका आंसर। और इससे क्या दिखता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर टेंडेंसी, जो इंडिया का क्वाजाई फेडरल नेचर है, यूनियन की सुप्रीमेसी इस आर्टिकल से दिखती है। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन? ठीक है। अब क्वेश्चन एक तो ये हो गया कि कितने मेंबर चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना है। ठीक है। कहाँ मूव करना है? लोकसभा। तो कहाँ पे मूव किया जाता है? ये लोकसभा के अंदर। नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा के अंदर मूव किया जाता है, क्योंकि वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लोगों की लोकसभा के ऊपर ही होती है। ठीक है। तो लोकसभा में मूव किया जाएगा। बट जो उसका नोटिस होगा जो मूव करने के लिए, उस पर कुछ लोगों के साइन लगेंगे। साइन लगेंगे, कितने लोगों के मिनिमम साइन होने ही होने चाहिए? वो है 50 नंबर। 50 लोग साइन करेंगे तभी जाकर स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेगा और ये मूव किया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है। और ऐसा मतलब स्पीकर बोलता है नोटिस को पढ़ के कितने लोग फेवर में, 50 से ज्यादा फेवर में आ जाएंगे तो सीधा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाएगा। ठीक है। और 10 दिन में डिस्कस इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर और उनके टेन्योर के साथ मैच द फॉलोइंग टाइप। जवाहरलाल नेहरू का टेन्योर सही बात है, 40 70 64 में था। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। लाल बहादुर शास्त्री जी इनके बाद आए थे 64 से 60 से 2 साल में कार्यकाल। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल देख लेते हैं, 66 से 77 तक था कंटिन्यू। फिर 80 से 84, ये भी बात सही है, सी भी सही है। मोरारजी देसाई जी का 77 से न जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया। देखिए इस तरीके मतलब
ये मैं सिंपल रखा हूं, बट ऐसा होता था कि इसको ऊपर कर देते, इसको नीचे कर देते, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन में और ऐड किया हूं इसके लिए। वीपी सिंह जी का कार्यकाल 89 से 90, पीवी नरसिम्हा राव का 99 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी का 98 से 2004, मनमोहन सिंह का 2004 से 14। तो ये भी सही है, ठीक है। इस तरीके का मैच फॉलोइंग आता है। एक और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं ऐसे ही। वीपी सिंह का कितना था? 89 से 90, चंद्रशेखर का 90 से 91, और पीवी नरसिम्हा राव का 91 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी 96 भी था, और फिर 98 से 2004 का, ठीक है। तो इस तरीके के मैच द फॉलोइंग भी काफी आते हैं। आप इसमें ऊपर नीचे करके इन ऑप्शन को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू। ये पार्लियामेंट की फॉर्म की गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव किसके सबऑर्डिनेट है? जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया फॉलो कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू, किसका सबऑर्डिनेट है? एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर उनको हटा सकता है, समझ रहे हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके लिए हटा सकता है ना, और कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल भी किसके लिए है? वो लेजिस्लेचर के लिए, और लेजिस्लेचर में से ये एग्जीक्यूटिव निकल के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 75(3) के अंदर ऐसा ऐसा है। रिजाइन करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? मतलब अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, वो रिजाइन कर दिया है, उनको परमिशन किसकी लेनी पड़ती है बोलने के लिए लोकसभा में? अब लोकसभा में कौन हेड है? स्पीकर, तो स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज केयर टेकर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? मतलब आज तक की हिस्ट्री में बस यही पर्सनैलिटी है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व कर किए हुए हैं। तो ये हैं गुलजारी लाल नंदा जी, 2 बार किए थे। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था, और उसके बाद जब दोबारा लाल बहादुर शास्त्री जी का 64 में 66 में, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह काम किया। देखो, केयर टेकर शब्द को पकड़ना, केयर टेकर की तरह काम किया था, ना कि एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जैसा कुछ है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे एक्टिंग प्रेसिडेंट होता था ना, ऐसे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो ये केयर टेकर वर्ड यूज करना है इनके लिए। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस, और देखो ऊपर साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ, रेजिग्नेशन और डेथ के केस में ऐसा होता है, ठीक है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वाला। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मल्टीपल टाइम? मल्टीपल टाइम ये प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बताइए इसमें से, बताइए। तो मल्टीपल टाइम 4 ऑप्शन में से देखेंगे तो पता चलेगा इंदिरा गांधी जी ही मल्टीपल टाइम प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ठीक है। 66 से 77, फिर 80 से 84, और ये ओनली वुमेन है जिन्होंने ये ऑफिस हेल्ड किया है आज तक की हिस्ट्री में, और वन ऑफ द फ्यू लीडर टू सर्व नॉन कंजिक्यूटिव टर्म एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब लगातार सर्व करने वाली कुछ ही लीडर ऐसे रहे हैं जो लगातार सर्व किए हैं, तो उनमें से एक है। हु हैज सर्व द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर? किसने सबसे लंबा, आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सबसे लंबा पीरियड किसका रहा है एज एन प्राइम मिनिस्टर? तो वो रहा है नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। 4 ऑप्शन में से नरेंद्र मोदी जी का टेन्योर, तीसरा टेन्योर उनका अभी चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम कंटिन्यूस टर्म में टेन्योर में सेकंड नंबर पे आता है जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी 2014 से अभी तक 25, मतलब अल्टीम लगभग लगभग 11 साल हो गए हैं, कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। मनमोहन सिंह को उन्होंने ऑलरेडी सरपास किया था, उनका टेन्योर 2 टर्म के लिए था, 10 साल के लिए। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन ऑफ इंडिया वो किस में वेस्ट है? आर्टिकल 54 याद कीजिए, वो पावर जो 53 याद कीजिए, सॉरी, वो पावर जो वेस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट है। वहां पे क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किन सबऑर्डिनेट ऑफिसर की बात कर रहा है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह सब, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्टेड है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, यूनियन की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक्स ऑफिसो चेयरमैन सिविल सर्विस बोर्ड का कौन है? इस कैबिनेट सेक्रेटरी जो प्रोपेगेंडा प्रिपेयर करता था उनका, ठीक है। वर्ड कैबिनेट कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? फर्स्ट टाइम कहाँ पे, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया होता है?
ये नेशनल इमरजेंसी वाला 352(3) के अंदर मेंशन किया गया था। वर्ड कैबिनेट उससे पहले था भी नहीं। किस अमेंडमेंट के थ्रू मेंशन किया गया था? 44th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, पहली बार कैबिनेट था, उससे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू 353 के अंदर ऐड किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी लगेगी ना, ओनली ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक है, ऐसा वहां पे सिंपल सिंपल में 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया गया था। पहले क्या था, जो उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लग गई थी, तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये वाला टर्म ऐड किया हुआ था कि ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट लगेगी है, ठीक है। तो कैबिनेट बस 353 के अंदर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को, और कहीं नहीं मिलता, वहां पे भी 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352(3), प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक है। ऑन द कैबिनेट, कैबिनेट सब याद रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिख देगा ना तो चलेगा नहीं, कैबिनेट चलेगा, क्योंकि वहां पे ऐसे लिखा 352(3) के अंदर। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड ए सिंगल सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? मतलब प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट जब तक कि पार्लियामेंट की सिटिंग होती, पार्लियामेंट इन हाउस आता, तब तक प्राइम मिनिस्टर रहे। जैसे ही वो इन हाउस आने वाला था उससे पहले रिजाइन दे दिया, ठीक है। कभी भी पार्लियामेंट को फेस ही नहीं किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे होता, तो जो सॉरी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो इनको मतलब फेस ही नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा करने वाले चरण सिंह जी थे, ठीक है, जनता पार्टी की तरफ से। 79-80 इनका टेन्योर था। ये मतलब जुलाई में बने थे और 14 जनवरी 1980 तक रहे थे। उसके बाद जैसे ही कॉन्फिडेंस वोट आने वाला था उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये नेवर फेस्ड वाले हैं चरण सिंह जी, ठीक है, 5th प्राइम मिनिस्टर थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकम प्राइम मिनिस्टर? मतलब मेजोरिटी क्या होता है कि जो भी एमपी एमएलए वगैरह होते हैं सब इलेक्ट हो के पहले सीएम वगैरह बनते हैं, तो बड़ी पोस्ट गेन करते हैं, फिर बाद में जाके लास्ट में पीएम देखने को मिलता है। ऐसे डायरेक्टली बन सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं, मतलब ऐसा कम ही हुआ है, रेयर है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर इनमें से कौन नहीं बना कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। बाकी ये तीनों पर्सनालिटी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, बाद में प्राइम मिनिस्टर रहे थे। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे रहे थे। नरेंद्र मोदी जी पता ही होगा, गुजरात 14 साल रहे थे पूरा। मोरारजी देसाई जी, ये कहाँ थे? बॉम्बे के थे उस टाइम पे। गुजरात और बॉम्बे अलग अलग नहीं थे, ठीक है। तो 1960 में हुए थे सेपरेट, पर तो उस टाइम पे बॉम्बे बोला जाता था इसको, महाराष्ट्र को। तो मोरारजी देसाई वहां के सीएम रहे थे, और पीवी नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश के रहे थे, ठीक है। और वाजपेयी जी कहीं भी सीएम नहीं रहे थे, वो डायरेक्टली पीएम बने थे। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 15% टोटल स्ट्रेंथ के लेजिस्लेचर के, कोई अमेंडमेंट के थ्रू। वो किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट? 91st अमेंडमेंट। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसके साइज को रिड्यूस कर दिया गया था एट द 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है। किसकी स्ट्रेंथ? लोकसभा की 15%। ये भी आपको याद ही रखना है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे पार्लियामेंट लिख देगा कुछ और, राज्यसभा लिख देगा, तो आप कंफ्यूजन हो ना। लोकसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि वो उसी को रेस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेटली, तो उसी हिसाब से डिसाइड है। हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन है? आप मतलब अगर सिविल सर्विस में आप मतलब क्लियर कर लेते हो, तो आप हाईएस्ट कितना पहुंच सकते हो? आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हो, ठीक है। पीएमओ का डायरेक्ट काम करता है, सिविल सर्विस बोर्ड के मतलब हेड होते हैं ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट करते हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच में। 3-4 रोल है इनके। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शुड बी, कहाँ से होने चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मेंबर और प्राइम मिनिस्टर वगैरह किस पार्ट, मतलब किस लोकसभा से होने चाहिए, राज्यसभा से होने चाहिए, किसी भी हाउस से होने चाहिए, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 75 के अंदर, ठीक है। अगर वो किसी हाउस से नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी हाउस से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, या नॉमिनेट होकर इलेक्ट होकर, ठीक है। 75 के अंदर मेंशन है ये। इवन व्हेन सम मिनिस्टर मेंबर ऑफ राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। अगर आप
राज्यसभा से वोट क्या आ रहा हो ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, फिर भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? लोकसभा के लिए, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया वर्क किसके अंदर करता है? कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट वर्क करता है प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के अंदर, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर, या फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो कैबिनेट सेक्रेटरीट, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है, वो पड़ता है प्राइम मिनिस्टर के अंदर, पीएम ऑफिस के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन मूव विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इन लोकसभा टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कौन सा मोशन मूव करते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मोशन मूव करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। ये हम कितने मेंबर हम में कॉन्फिडेंस रखते हैं उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। और जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये अपोजिशन के द्वारा मूव किया जाता है। अगर ये पास होता है कॉन्फिडेंस मोशन, तो ठीक है, गवर्नमेंट टिकी रहेगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का आप में, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अपोजिशन मूव करती है, उसको उसको जो काउंसिल मिनिस्टर होता है वो मूव करते हैं। इट इज इट एक्सप्रेसली, मतलब एक्सप्लिसिटली, मतलब खुल के लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन आफ्टर लूजिंग ए कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन लूज करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, ऐसा एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये एक्सप्रेसली नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट। बट वहां से पढ़ के यही पता चलता है कि 75(3) से कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्लेजर पे होल्ड करते हैं ऑन द, मतलब जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हाउस ऑफ पीपल के लिए, तो तब तक मेजोरिटी एंजॉय करेंगे, तभी तक उनको हाउस में रहना चाहिए, ठीक है। एट द प्लेजर ऑफ लोकसभा पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, इम्प्लिसिटली इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, काउंसिल मिनिस्टर की, ये सब किसके अंदर है? 75 के अंदर है, ठीक है। बाकी 74 जो प्राइम प्रेसिडेंट है, तो वो इनको सबको एडवाइस वगैरह उनके पे काम करता है, ठीक है। ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब मतलब एक एग्जांपल है ये, प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा का मेंबर है, वहां से चूज हो गया है, तो ए कैन ही वोट इन कॉन्फिडेंस मोशन? कॉन्फिडेंस मोशन में वोट कर सकता है, नहीं कर सकता वो? कॉन्फिडेंस मोशन में लोकसभा के अंदर वो नहीं कर सकता, क्योंकि वोट वही कर सकता है जो मतलब सभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर नहीं है, तो वो इसमें वोटिंग नहीं कर सकता। नो, बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, सिंपल। वो पार्टिसिपेट कर सकता है डिबेट्स में अगर उसको बुलाया जाए, बट वो वोट नहीं कर सकता। पीएमओ फंक्शन किसके अंदर करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस किसके अंदर फंक्शन करेगा? प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही डायरेक्टिव करेगा, ठीक है। और एक दो चीजें और नोट करने के लिए, पहले क्या 1977 से पहले इसको पीएमओ नहीं बोलते थे, इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट बोलते थे, ठीक है। और जो पीएमओ है, उसको पीएमओ के अंदर जो ये फर्दर ये कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं, वो हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह को, ठीक है। ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक की तरह काम करता है पीएम और ब्यूरोक्रेसी के अंदर। और पीएमओ वो जो पीएम के अंदर है, वो उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका अलग से हेड होता है, ठीक है। हु इज एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये थे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो और आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी तरह बने रहना, आपकी कंप्लीट पॉलिटी कवर करा दूंगा, अदर सब्जेक्ट्स भी जो भी है, जहां से भी जीएस के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सारा कुछ कवर अप हो जाएगा प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। बुक अगर आप खोलोगे भी, आपको रिक्वायरमेंट लगी भी ना, तो बुक खोलते ही आप पढ़ते जाओगे कि आप सारे क्वेश्चन बनाए हुए सर ने, सारा कुछ कवर कराऊंगा अच्छे से। एग्जाम ओरिएंटेड, सिंपल अप्रोच, क्लियरिटी के साथ आपको सब पढ़ा रहा हूँ। गारंटी है मेरी कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपकी कंप्लीट जीएस कवर करा दूंगा मैं। और साथ ही साथ चल रही है मेरी डेली, मतलब वीकली करंट अफेयर कवरेज, प्लस में मंथली करंट अफेयर कवरेज, वो भी आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।